आज जंग के बावजूद आलमी मंडी में पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगा था। वहां तक अभी भी नहीं पहुंचा। वो उतना महंगा पेट्रोल खरीद के इमरान खान जो है वो 150 रुपए का लीटर बेच रहा था, और ये उससे सस्ता खरीद के आज 500 रुपए का लीटर तक लेकर चले गए हैं। 520 रुपए लीटर डीजल ये बेच रहे हैं जो वो 146 रुपए लीटर बेच रहा था। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ, और फिर ये कहते हैं जनाब कि हम आके ठीक कर रहेंगे, हमने जनाब मईशत संभाल ली है, हमने आम आदमी को पकड़ लिया, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। वो नए से नए कपड़े पहन के पूरी दुनिया के टूर लगा रहा है जिसने कपड़े बेचने थे। वो दूसरी जो कहती थी मेरे अब्बा ने दिल पे पत्थर रख लिया है, वो अब्बा दिखाई नहीं देता कहीं पे, अब किधर गया। वो कहती जी मेरा दिल अवाम के लिए धड़कता है, वो जनाब उसका दिल तैयारे के अंदर धड़क रहा है, जनाब तैयारा कदे इधर जा रहा है कदे उधर जा रहा है, उसकी लोकेशन छुपा रहे हैं। यहां से आप अंदाजा करें। इमरान खान ने कहा था मेरे पाकिस्तानियों मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं होगा। ये मामला उधर ही जा रहा है। वो तो बर्दाश्त कर रहा है ना, कौम के लिए, अपने लिए, अपनी जीत के लिए, अपनी तबीयत से मजबूर है कि वो हार मानता नहीं है, उसकी ट्रेनिंग में नहीं है। वो लड़ता जाएगा लड़ता जाएगा लड़ता जाएगा अपने मुल्क के लिए, अपने लिए। लेकिन उसने कहा था मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं होगा। तो पाकिस्तानियों को उसके साथ पूरी ताकत से उस वक्त खड़े होना चाहिए था जब वो ये बात बता रहा था। हम रूस से ले सकते थे तेल, हमने नहीं लिया। इमरान खान इसी रास्ते पे चल रहा था ना जिससे जर्नैलों को जो है वो मुसीबत पड़ गई थी। फिर अमेरिका से सिफारिशें करवा के वहां से साइफर आ गया और इमरान खान को निकाल के बाहर कर दिया। अभी रशिया ने एक दूसरा बहरी जहाज भी भिजवाया है क्यूबा में। पहले एक भिजवाया था, अब दूसरा ही भिजवाया। ये 8-10 दिन का तेल अब उनके पास है। वो कहते हैं जी हम और भी भेज रहे हैं। ये अमेरिका को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका क्यूबा को कमज़ोर करना चाहता है, रूस उसकी मदद कर रहा है। और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे अब एक ईरानी टूल बूथ कायम हो चुका है जहाज़ रानी की ज़ुबान में। जो जहाज़ वहाँ पे आते हैं उन्हें अपने आप को किसी ना किसी मुल्क के साथ एफिलिएट करना पड़ता है, किसी ऐसे मुल्क के साथ जिसकी ईरान के साथ बातचीत हो, मुज़ाकरात हों, और फिर उस मुल्क का झंडा लगाकर मामलात को तय कर जहाज़ वहाँ से जाते हैं। वो फ़ी बैरल $1 ले रहे हैं। यानी अगर कोई 7 लाख बैरल का जहाज़ जा रहा है तो $7 लाख वो देकर जाएगा। अब ये करेंसी या तो वो लेते हैं चाइनीज़ करेंसी में, युआन में, या वो लेते हैं क्रिप्टो में पेमेंट। और एक ईरानी कश्ती होती है जो स्क्वाड करके छोड़ कर आती है। ये वो तरीक़ाकार है जो उन्होंने अपनाया हुआ है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने बहुत तेज़ी से ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू किया। यानी वो पुलों को तबाह किया। 3 बहुत बड़े पुल ईरान में तबाह किए हैं। उसके बदले में ईरान ने कहा जी हम भी पुल तबाह करेंगे। ये मेरे पास डाटा है, जो पुल उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, ये आलमी मीडिया पे भी आ गई है। कुवैत के अंदर एक पुल है, सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला एक किंग फहद काजवे है, उसको कहते हैं तबाह करेंगे। अबू धाबी के अंदर 3 पुल हैं जिनको तबाह किया जाएगा। फिर उर्दन के अंदर 2 पुल हैं जिनको तबाह किया जाएगा। तो ये पुल तबाह करने से पहले बाकायदा नाम जारी किए गए हैं कि शहरी इन पुलों पे ना जाएं, क्योंकि अब ईरान के पुल तबाह हो गए हैं तो इसके बदले में अब इन ममालिक के पुल भी तबाह किए जाएंगे। फिर इसके अलावा कुछ और अहदाफ हैं जो ईरान ने बताया कि यहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं। अबू धाबी में एक स्टील मिल है, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे कोई ना जाए। अब बहरीन में अमरीकी एलुमिनियम की सनतें हैं। जो स्टील मिल है अबू धाबी में वो भी अमेरिका की है। राफेल असला साजी की सनतें इसराइल के अंदर, उनको भी वो कह रहे हैं हम तबाह करने लगे हैं। मनामा के करीब अमरीकी फौजी ठिकाना है। एक और बिन गोरियान एयर बेसिस हैं, यहाँ पे अटैक करेंगे वो। तेल अबैब में, हीफ़ा में, एलात में, नकब में और दीगर जगहों पे कोई फ़ौजी मराकज़ हैं। वो सारी उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है ईरान ने कि हम यहाँ पे अब हमले करने वाले हैं। जितने भी आम शहरी हैं वो इन इलाकों से अपने आप को दूर रखें। यहाँ पे कोई किसी ज़रूरी काम से भी ना जाए, क्योंकि किसी भी वक्त ईरान अटैक करेगा और फिर होने वाला नुकसान जो है उसकी ज़िम्मेदारी ईरान की नहीं होगी। अमेरिका लगातार ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस उम्मीद पर तबाह कर रहा है कि एक दिन ईरान की कमर झुक जाएगी और ईरान कहेगा जी बैठे हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, जीत का तासुर चाहिए। लेकिन वो ये जानते नहीं हैं कि ईरानी मरते भी जाएंगे ना, वो पीछे नहीं हटेंगे। मैं उसकी आपको एक वजह समझाता हूँ, ज़रा इसको टेक्निकली आप समझें। एक ख़बर है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ये ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ। उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट तो बड़ा लंबा है। उन्होंने बताया कैसे वो अपनी जवानी में बंदूक लेकर निकले अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। उनका भाई शहीद हो गया, उनके बहुत सारे दोस्त शहीद हो गए।
उन्होंने अपना वो दुख बताया, वो तकलीफ़ बताई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं होता। हम दुश्मन से लड़ते हैं अपनी मट्टी के लिए, और हम ऐसे ही हैं हमेशा से, और हज़ारों साल की उनकी तारीख़ है। तो उन्होंने बताया कि अब तक जो, बल्कि मैं आपको ना वो एक दो जुमले हैं उनके जिसके अंदर सारी कहानी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा, मेरी बात गौर से सुने। जब मैं 18 साल का था, मैं अपनी राइफ़ल उठाई और अपने प्यारे नाकाबिले तस्खीर ईरान की मट्टी के दफ़ा के लिए सीधा मैदान जंग में कूद पड़ा। वो वाहिद घर जिसे मैंने हमेशा जाना है। मेरे अपने भाई हसन ने इस वतन की खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी। वो कभी भी घर वापस नहीं आया। आज तक मेरा दिल तड़पता है कि काश मैं उसे एक बार फिर सीने से लगा सकता। इस तरह का दर्द इंसान को कभी नहीं छोड़ता। वो अकेला नहीं था, मेरे और बहुत सारे भाई थे जो खून के रिश्ते में तो नहीं थे, लेकिन एक ख़ानदान की तरह थे। वो लोग जो शेरों की तरह लड़े और हमेशा के लिए मेरा हिस्सा बन गए। लेकिन हम यही तो कहते हैं कि हम अपनी पसंदीदा सरजमीन के लिए अपना सब कुछ, जो कुछ हमारे पास है, कुर्बान कर देते हैं। हमने ईरान के लिए अपनी जवानी, अपना खून और अपना हर आने वाला कल निछावर कर दिया। हम जंग पसंद नहीं है, लेकिन जब अपने वतन के दिफा का वक्त आता है तो हम में से हर एक सिपाही बन जाता है। अपनी कौम के दिफा में खड़े होने के लिए अपनी आमादगी का ऐलान करता है। मैं आपको एक सच्ची और दिल से निकली हुई बात बताता हूँ। ईरानी सिर्फ अपने मुल्क की दिफा के लिए बातें नहीं करते, हम इसके लिए अपना खून बहाते हैं। हमने पहले भी ऐसा किया है और हमसे दोबारा जब भी उम्मीद होगी हम ऐसा ही करेंगे। अगर आप हमारे घर पर हमला करने आएंगे तो आपका सामना पूरे ख़ानदान से होगा। हम पूरी तरह तैयार, मुसल्ला और सर उठाकर खड़े हैं। मुकाबला हमसे, आप मुकाबला करके देख लें। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 70 लाख ईरानी जो हैं वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आ गए हैं। यानी इसराइल और अमेरिका के साथ जंग के आगाज़ के लिए 70 लाख ईरानियों ने फ़ौजी खिदमात के लिए रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद को जंग के लिए पेश कर दिया। मैंने को बताया थोड़े दिन पहले ये 10 लाख थे। अब एक हफ़्ता गुजरा है, एक हफ़्ते के अंदर जो है वो अब तक जो इनकी तादाद हो गई है वो 70 लाख हो गई है। वॉलंटियर्स, हम जंग लड़ना चाहते हैं। मुझे बताएं 70 लाख की फ़ौज के साथ कौन लड़ेगा? ये पूरा मुल्क ही लड़ने के लिए आ जाएगा। तो अमेरिका ने ना एक मुसीबत पाल ली है। इससे निकलने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसके ऊपर डायलॉग किया जाए, और डायलॉग करने के लिए ईरान को उन ममालिक के साथ छोड़ा जाए जिनके साथ वो कंफर्टेबल है। जंगबंदी की जाए गैर मशरूत तौर पे, फौरी तौर पे। तमाम स्टेक होल्डर्स रुक जाएं, हमले बंद कर दिए जाएं, और फिर आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए और ईरान के साथ बातचीत करने के लिए कोई टीम बनाई जाए आलमी सतह की, और उन ममालिक की जिन पे वो एतबार कर सकता है, जैसे कि स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस का किरदार भी उतना बुरा नहीं रहा, जापान बात कर सकता है, चाइना, रशिया बात कर सकते हैं। फिर मुसलमान मुल्कों को अगर आप देखें तो तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र, हत्ता कि बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है ओमान, कतर भी। तो ये एक सऊदी अरब का लीडिंग रोल होता है, लेकिन सऊदी अरब के साथ क्योंकि ईरान ने बहुत, उनकी सरजमीन से अटैक आए भी हैं ईरान पे और ईरान की जानिब से वापस भी गए हैं, तो वो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये मामला ऐसे हल हो सकता है, और अगर ताकत से करते जाएंगे तो ये आखिरी ईरानी भी आ जाएंगे ना, तो वो लड़ते ही रहेंगे आपके साथ, जो मुझे उनकी समझ है। जैसे अफ़गानी हैं, इसी तरह ये ईरानी भी हैं, और ये लड़ेंगे। अब तक ले इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।